फॉर्च्यूनर ज़्यादा कैपेबल है यार इससे। जो सेकंड रो है उसमें कंफर्ट थोड़ा सा कम है, फीचर्स की कमी है, म्यूजिक सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। बात ये है कि हिम्मत नहीं है अभी, क्योंकि नया नया प्रोडक्ट है, वारंटी वाले इशू हैं। मतलब वारंटी खत्म कर लेंगे पहले हम उसके बाद हम जो है मजा ले रहा था मैं इस गाड़ी के साथ, और मैंने सोचा ये मजा पूरे हिंदुस्तान को दिया जाए। पहली बात तो देख लेते हैं कि भाई साहब ये गाड़ी जो है वो किस सेगमेंट को बिलोंग करती है। तो मैं आपको बता दूं ये अपने आप एक नया सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। 7 सीटर की बात करते हो, भूल जाओ, हटा दो 7 सीटर, कोई भी गाड़ी 7 सीटर नहीं है। जब आपको ये पता है, सब लोग यही बात कर रहे हैं 7 सीटर, पीछे कम जगह, आगे कम जगह। 5 सीटर के हिसाब से मैं बात करूंगा, और अगर 5 सीटर के हिसाब से भी इसका कोई कंपटीशन अगर मुझे मार्केट में आप दे दोगे तो मैं मान लूंगा हाँ जी भाई मेरा एनालिसिस गलत है और आपका एनालिसिस सही है। सबसे पहली बात, 28 लाख रुपए की गाड़ी है, ये टॉप मॉडल है आपका ऑटोमेटिक में और 4x4। 28 लाख रुपए में कौन सी इतनी बड़ी डी सेगमेंट साइज के हिसाब से कंपटीशन देने वाली गाड़ी 28 लाख रुपए में मिल रही है आपको। गाड़ी की हालत देखो, है ही ये रफ एंड टफ चलाने वाली गाड़ी। भाई 52 लाख की गाड़ी मैं ले लूं और उसके बाद मुझसे कोई कहे कि उसको ऑफ रोडिंग पे ले जाओ, मेरी हिम्मत नहीं है भाई साहब, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगली चीज जो सबसे अच्छी लगी मुझे इस गाड़ी की वो है इसके हेडलैम्प्स। महिंद्रा की कोई भी गाड़ी आप ले लो, XUV 300 से लेके XUV 700, अब इसको आप 700 से नीचे रखते हो ऊपर रखते हो वो आपकी इच्छा, मैं तो ऊपर ही रखता हूं क्योंकि कैपेबिलिटीज भाई साहब धमाल है इसकी। हेडलाइट्स हर गाड़ी की महिंद्रा की बहुत ही लाजवाब होती हैं। इनफैक्ट मुझे चलाने के बाद ही पता चला कि भाई साहब यार ये हेडलाइट के मामले में तो महिंद्रा अलग ही खेल रहा है भाई, ये नेक्स्ट ही लेवल पे है। मतलब कोई एलईडी नहीं लगवाने की जरूरत, मुझे नहीं लगता यार मैंने भी कोई वीडियो देखी होगी कि महिंद्रा की हेडलाइट की कोई कंप्लेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अल्टीमेट हेडलैम्प्स देते हैं ये। मोटे मोटे फीचर्स की बात कर लेते हैं जो इस गाड़ी में मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं। पहला तो फ्रंट कैमरा जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ। इसके अलावा अगर आप इंटीरियर्स की बात करोगे इसके, तो इंटीरियर्स भी मतलब बैलेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा प्लश और लग्जूरियस साइड में भी नहीं है और बहुत ज़्यादा घटिया साइड में भी नहीं है कि आपको लगे यार ये तो पुरानी वाली बलिनो जैसे लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे जहाँ जहाँ सॉफ्ट टच आपके जहाँ जहाँ हाथ पैर लगते हैं वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटीरियल दिखता है, और जहाँ पे आपके हाथ कम लगते हैं वहाँ पे आपको वापस वहीं प्लास्टिक फिनिश मिलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सारे बेसिक फंक्शंस इस फीचर्स में तो मिल ही जाते हैं। साथ में अगर आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करोगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ ये लैग नहीं करता है। अगर मैं आपको बताऊँ, कई बार एक दो बार हो चुका हमारे साथ भी ऐसा कि इसमें थोड़ा सा लैग हमको देखने को मिला हो, लेकिन वहाँ पे हमने अगर रीस्टार्ट कर दिया है गाड़ी को तो लैग जो है वहाँ पे खत्म हो जाता है, या फिर कह लो कि यार जो एरर आया होता होगा इंफोटेनमेंट सिस्टम में वो वहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इसके बाकी ऑपरेशंस की बात करो तो बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे देखो कितना फ्लूइड है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड ऑपरेशंस है आपके पास। इसमें आपको मिल जाता है फ्रंट कैमरा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसकी क्वालिटी भी मैनेजेबली गुड है। यानी कि यार अगर आपको दिखना है कि आगे पत्थर वत्थर है कि नहीं है, वो काम भी ये अरे बड़े आराम से कर देता है। इसको मैग्नीफाई कर लो तो जस्ट आपके बोनट के आगे वाला जो एरिया है, जो बोनट इसका ऊंचा है उसकी वजह से जो विजिबिलिटी हिंडर होती है वो यहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाती है। अगर आप इसको जूम करें जूम आउट करें तो आपको दिख जाएगा कि भाई एग्जैक्टली क्या है। आप देखिए जैसे इस एंगल के हिसाब से मुझे सिर्फ वो लाइन दिख रही है जो नाले की लाइन आपको दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे मुझे पूरा व्यू मिल रहा है। तो ये कमी जो आपके ऊंचे शॉक हैं, ऊंचे बोनट वाले शॉक हैं, उनको पूरा भी कर देती है, लेकिन इस चीज के साथ आपका वो बैलेंस भी आउट भी हो जाता है। इसके अलावा एसी की मैं बात करूं तो मैं पीछे वाली सीटों पे भी बैठा था, वो बहुत ही अच्छा जो ये इसका रेयर एसी है वो बहुत ही अच्छा है। अगर फर्स्ट पे भी चलाता हूँ तो बहुत अच्छी ब्लोअर की जो हवा है वो होती है। कई बार इस मौसम में तो थोड़ा ठंडा सा हो गया तो फर्स्ट एक पे ही मेरे को काफी ठंडा लगने लगा, 2 और 3 की तो जरूरत ही नहीं पड़ी ब्लोअर लेवल्स की। इसके अलावा ऑटोमेटिक गाड़ी है, सारे फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को अभी 4x4 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और भी कोई मोड इसका मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जो नॉर्मल मोड आ रहा है उसी पे चल रहा हूँ। स्टीयरिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कैसे अच्छा मैं आपको बताता हूँ। लाइट है एक तो, मतलब सिटी के हिसाब से काफी लाइट स्टीयरिंग है। जैसे जैसे आप ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाते हो तो आपको स्टीयरिंग जो है वो टाइट महसूस होने लगेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। यानी कि सिटी के हिसाब से आपको नहीं लगेगा कि आप इतना बड़ा जहाज लेके चल रहे हो, और जब आप हाईवे पे स्पीड बढ़ाओगे तो उस हिसाब से ये स्टेबिलिटी गेन करता है, स्टीयरिंग टाइट हो जाता है और सस्पेंशन भी उस हिसाब से परफॉर्म करते हैं। चलो देखते हैं चलाने में कैसी है। यहाँ पे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो है इसका किस हिसाब से काम करता है। टॉर्क कन्वर्टर हमको यहाँ पे मिलता है इस गाड़ी के अंदर, और जो मैनुअल वाले लोग होते हैं वो बार बार अपनी गियर स्टिक को ढूंढते हैं, लेकिन जब ऑटोमेटिक की एक बार आदत पड़ जाती है तो बाद में नहीं ज़रूरत पड़ती है गियर स्टिक की। और हम यहाँ पे बेल्ट पहनना भूल गए हैं और ये डांट रही है हमको, तो हम वापस आ जाते हैं
अगर आप इसके सस्पेंशंस की बात करोगे तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यार ओवर द टाइम अजीब अजीब सा बिहेव करता है इस गाड़ी का पर्टिकुलरली। पहले दिन मैंने जब चलाई थी तो वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा था, आज ये मैं चला रहा हूँ तो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बीच में मैंने चलाई थी तो अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। तो उस चीज़ में मेरे अभी समझ से बाहर है ये गाड़ी की भाई कैसा एग्जैक्टली सस्पेंशन काम कर रहा है। अब ये नहीं कह रहा मैं खराब कर रहा है, लेकिन पहले दिन मैंने जब चलाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे इसके सस्पेंशन। अभी बाद में थोड़े दिन बाद हमको स्टिफ लगने लगे, तो अब वो या तो मैं एक बारी पूरा चला के देखूंगा कि भाई किस स्पीड पे किस हिसाब से ये अडेप्ट कर रहे हैं सस्पेंशन, क्योंकि इसके अंदर वो आते हैं, क्या आते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पर्स। अब मैं पहली गाड़ी ये चला रहा हूँ जिसके अंदर ये सस्पेंशन सिस्टम आता है, तो मैंने ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया है, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि स्पीड के हिसाब से क्या वो परफॉर्म करते हैं। वो थोड़ा सा चीज़ है जो मैं हो सकता है आपको अगली वीडियोस में बताऊं, लेकिन उसके बावजूद भी सस्पेंशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको ये चाहिए कि सिटी राइड में आपको बिल्कुल एकदम तैरती हुई गाड़ी मिले, तो वो तैरती हुई गाड़ी वाला हिसाब किताब आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा स्टिफ लगने वाला है, क्योंकि हाईवे के हिसाब से अच्छा ट्यून किया गया है। बात आती है भगाने की, भगाने में इस गाड़ी को भाई बहुत मजा आता है। अगर मैं पंजा दबाऊं और खींचूं तो ये चीख निकाल देती है, और इसी समय पे ब्रेकिंग चेक कर लेते हैं, जाम कर दी गाड़ी। मतलब आपको कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं लगेगी। और यहाँ पे भी देख लीजिए ब्लिंकर्स ऑन हो गया, मैंने सडन ब्रेकिंग करी, ब्लिंकर्स ऑन हो गए हैं। मतलब इस मामले में ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये महिंद्रा जो है वो बहुत पहले से देते आ रहा है। XUV 500 के टाइम से भी ये आती थी, XUV 300 में भी आ रहा है ये सब चीजें। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब इस चीज के लिए आप स्पेशली कोई डील ब्रेकर नहीं है, किसी गाड़ी के अंदर नहीं है या किसी गाड़ी के अंदर है, लेकिन यार जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई 28 लाख रुपए हमने खर्चे हैं, तो ये छोटी मोटी चीजें अगर आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं तो अच्छा लगता है। दाग अच्छे हैं, फीचर्स थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप बात करते हो कंपैरिजन की, तो एक ही कंपैरिजन है। वैसे तो वो कंपैरिजन है नहीं, क्योंकि भाई वो 4x4 में नहीं आ रही है, लेकिन ठीक है, इतने पैसों में आपको एक ही गाड़ी समझ में आएगी, और वो है आपकी सफारी। मेजरली कंपैरिजन इसी में ड्रॉ किया जाता है। हालांकि हमारे पास एक ऑप्शन मेरिडियन का भी है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो रिस्पॉन्सिवनेस, इस इंजन और इस गियर बॉक्स का जो कॉम्बिनेशन है, रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो उससे मुझे लगता है 30% के आसपास का फर्क होगा। 30% आगे है ये गाड़ी, लेकिन वो गाड़ी भी पीछे नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी आपको थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कर देती है पीछे वाली सीट्स पे और ड्राइवर सीट पे भी, क्योंकि इसके अंदर एज सच कोई भी आपको वो नहीं मिलता वेंटिलेटेड सीट और ये वो सो। तो मतलब अपनी अपनी जगह अब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करती है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को 4x4 लगाने का मौका तो नहीं मिला है, और अगर आप भी ये जानते हो कि आपको भी मौका नहीं मिलेगा 4x4 लगाने का, और आपको कंफर्ट चाहिए, सिटी में ही चलना है, तो सवारी पे चले जाओ। तो अब हम गाड़ी दे रहे हैं ओनर को चलाने के लिए, जिनकी गाड़ी आप उनका शक्ल भी देख लेना, जानते होंगे सब आप लोग। और कमियों के बारे में पूछेंगे, क्योंकि भाई साहब तारीफें तो बहुत कर ली, अब कमियां ओनर खुद बताए ना, क्योंकि लोग तो गाली देने लगते हैं कि भाई साहब आप इतनी बड़ी गाड़ी है, आप तो नेक्सॉन चला रहे हो, आप कैसे गाली दे रहे हो भाई साहब ऐसी गाड़ी 28 लाख की गाड़ी को। भाई जो 10-12 लाख की गाड़ी चला रहा हो 28 लाख की गाड़ी को कुछ कमी बता देगा तो भाई गाली तो पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई सुनते हैं ओनर के मुंह से क्या कमियां लग रही है उनको। तो भाई का नाम वाम तो नहीं बताऊंगा मैं, तो भाई इससे बस ये पूछूंगा कि भाई सीधा बता दो कमियां क्या लगी। आपने तो अपने हार्ड अर्न मनी से खरीदी है ये, किस्तें भी जाएंगी, दर्द भी होगा हर महीने, है ना। तो क्या लग रहा है, सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है? देखो डिसीजन तो बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है, बट कमी बताना भी जरूरी है, क्योंकि कई लोग उम्मीदों से खरीदेंगे और नाम देख के खरीदेंगे स्कॉर्पियो का, और स्कॉर्पियो पहले से काफ़ी जो है इम्प्रूव हो गई है, ये सोच के वो खरीदेंगे। बट ये बात यहाँ पर है कि जो सेकंड रो है उसमें कंफर्ट थोड़ा सा कम है, बाकी जो गाड़ियाँ हैं XUV 700 और सफारी, उसके बाद फीचर्स की कमी है, म्यूज़िक सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था जिस हिसाब से उन्होंने पैसे लिए हैं। यहाँ पर देखो ऑटो डिमिंग IR इसमें आपको नहीं मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें तो है, तो इससे कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। बाकी आपने जैसे बताया कि चलने में काफ़ी अच्छी है, वो एक्चुअल में है और मज़ा आता है, आप हाईवे पे काफ़ी इंजॉय करते हो स्कॉर्पियो को, जो कि अगर देखा जाए जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो है उसको इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं किया जा सकता जितना इसको किया जा सकता है। बाकी जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो है अभी के टाइम पर उसमें जो है 4x4 का ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये एक अगर आप टूर करना पसंद करते हैं तो एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि ये देखा जाए बाकी जो ऑफ रोडर हैं उनसे
काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। अगर आप थार चूज़ कर रहे हैं, थार जैसी कैपेबिलिटी तो नहीं मिलेगी इसमें 100%, लेकिन आपको कंफर्ट ज़रूर मिल जाएगा। और इस टाइप की गाड़ी है कि इंडिया में किसी भी टेरेन में इसको आप ले जा सकते हैं। जंस्कार जाना चाहते हैं तो वहाँ इसको ले जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। बात यहाँ पर ये है। कहने का मतलब आपका ये है कि 4x4 अगर आपको लगता है आपको चाहिए तो इसे छोड़ो मत, और अगर 4x4 के बिना आपका काम चलता है तो बेटर ऑप्शन है इसको लो मत। हाँ, सिंपल, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा कोई महिंद्रा की सर्विस से, या फिर जैसे हम लोगों ने, आप ही बताते हो कि यार महिंद्रा की गाड़ी, टाटा की गाड़ी पहले 6 महीने में खरीदना थोड़ा रिस्की रहता है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस बारे में? है, थोड़ी बहुत तो चीज़ें हैं, कभी कहीं से आवाज़ आती है, कभी कहीं से आवाज़ आती है, और थोड़ा बहुत है, कभी कोई एरर आ जाता है, अपने आप चला जाता है, तो ये चीज़ें रहती है। ये महिंद्रा के साथ नहीं है, ये हर जो नया प्रोडक्ट आता है उसके साथ होता है। ये स्कोडा की कुशाक आई थी, स्लाविया आई थी, सब में ये चीज़ें देखने को मिली थी, है ना। तो ओवर द टाइम ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल सही हो गई है, और इसमें भी मुश्किल से 6 महीना और साल लगेगा, ये भी सही हो जाएंगी। और बात यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं हुआ है कि गाड़ी खड़ी हो गई है। हाँ। ओके, तो एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा, मतलब मैंने कई बार ये ऑब्जर्व करा है, सेम गाड़ी, सेम मॉडल, सेम मैन्युफैक्चरिंग ईयर, लेकिन दो गाड़ियां अलग अलग चल रही हैं। आपने इसके लॉन्च से पहले भी इसको चलाया था, मतलब जब ये इसके जो डिलीवरीज हैं वो शुरू नहीं हुई थी, और उसके बाद आपने ये नई ले भी ली। उस गाड़ी को चलाने में, इस गाड़ी को चलाने में कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ फर्क आपको दिखा, या दोनों गाड़ी एग्जैक्टली सेम चल रही हैं? एग्जैक्टली सेम चल रही है, और थोड़े बहुत उसमें जो है इशू आए थे। जैसे हम लद्दाख पहुंचे थे ना, किसी गाड़ी में कोई एरर, किसी गाड़ी में कोई एरर। मैं ये उम्मीद लगा रहा था कि जो प्रोडक्शन मॉडल होंगे उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो अब सीधी सी बात ये है कि कंपटीशन इस गाड़ी का कोई नहीं है। शौक में लेनी है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही ले लो। 52 लाख का शौक बहुत महंगा पड़ेगा, 28 लाख में फिर भी आप थोड़े सस्ते में छूट जाओगे अगर सिर्फ शौक के लिए लेनी है। देखो, बात यहाँ पर ये है, अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप फॉर्च्यूनर में भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत बढ़िया गाड़ी है फॉर्च्यूनर, नो डाउट। बट ये है कि 10 साल चलानी है और ऑलमोस्ट डबल आप पे कर रहे हो, तो वो एक अलग चीज़ है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, देखो वो कैपेबिलिटीज कैसा लगता है आपको? कैपेबिलिटीज दोनों में अगर ड्रॉ की जाए तो, क्योंकि सेम सेगमेंट है एक तरीके से, मतलब थार से तो हम आप फॉर्च्यूनर को भी कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसको कैपेबिलिटीज के मामले में फॉर्च्यूनर से हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर्च्यूनर ज्यादा कैपेबल है यार इससे। फॉर्च्यूनर ज्यादा कैपेबल से क्या चीजें ऐसी फॉर्च्यूनर के अंदर जो उसकी कैपेबिलिटीज इससे ज्यादा करती हैं? एक तो यह है कि स्नो चेन हम इसमें लगा नहीं सकते, उसके अंदर हम लगा सकते हैं, तो उसकी कैपेबिलिटीज वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करके तो इसमें स्नो चेन भी लग जाएगी, नो डाउट। फॉर्च्यूनर को आप जो है, आप जैसे उसका इंजन आता है, काफ़ी अच्छा इंजन है, उसका प्रॉपर इंजीनियरिंग के साथ बनी हुई गाड़ी है वो। अब जैसे सेम सिचुएशन में मैंने, जब हम गए थे लद्दाख में, फॉर्च्यूनर जिस इलाके में चलाई थी मैंने 4x4 में, और ये जहाँ पर चलाई थी, तो फॉर्च्यूनर का वेट डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्च्यूनर की जो स्टॉक टायर के साथ जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रिप, ट्रैक्शन, उस एरिया में बहुत ही बढ़िया था। मतलब महसूस ही नहीं होने दे रही थी। यहाँ पर उस गाड़ी को चलाते वक्त, इस गाड़ी को चलाते वक्त सेम लोकेशन में थोड़ा बहुत टायर स्लिप मार रहे हैं, हल्का सा ज़्यादा इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है उस चीज़ में, तो ये चीज़ समझ में आती है। उस गाड़ी का वजन ही इतना तगड़ा है कि वो ट्रैक्शन आसानी से उसको मिल जाता है। हाँ, तो जो ये प्राइस डिफरेंस है, फॉर्च्यूनर जो है वो जस्टिफाई करती है अपनी कैपेबिलिटीज, लुक, अपनी रिलायबिलिटी के साथ, या फिर थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं यार? मतलब देखो यार, इंडिया में रूल्स और रेगुलेशन डीजल इंजन के लिए वो बहुत ही बुरे हैं। 10 साल में, अब जैसे वही वाली बात है, अगर मैं इसको चला रहा हूँ, मैं इसको 10 साल चलाऊंगा, और फॉर्च्यूनर जो कि डबल कीमत की गाड़ी है उसको 10 साल चलाऊंगा, तो मेरे को दुख किस में ज्यादा होगा, ये आप बताओ? फॉर्च्यूनर में ज्यादा बिल्कुल होगा। तो वही वाली बात है, अगर उसको ले बंदा और 20 साल 25 साल चलाने का मौका मिले और आसानी से चल भी जाएगी वो बिना किसी परेशानी के, वो इस टाइप की गाड़ी है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा मतलब जिसकी जेब थोड़ा टाइट हो तो ये तो उसके दिमाग में बात आएगी, जैसे मेरी आई ऑब्वियसली। अब एक लास्ट सवाल है, बहुत सारे भाई वो वीडियो देखेंगे जिन लोगों की ऑलरेडी बुकिंग चल रही है और उनको डिलीवरी मिलने वाली है। किन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए डिलीवरी लेते समय इस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए,
और उनकी क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट हो, तब वो 6 महीने 1 साल इंतजार करें, अदरवाइज वो दूसरी गाड़ी पे चले जाएं? देखो, सबसे पहले तो उनको टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे स्कॉर्पियो अपने आप में एक आइकॉनिक गाड़ी है, काफ़ी लंबे टाइम से सेम प्लेटफॉर्म में आती थी वो, ठीक है। उनको स्कॉर्पियो लेनी है, अगर वो स्कॉर्पियो एन चलाएंगे तो उनको बिल्कुल पसंद आएगी ये गाड़ी। उनको ये गाड़ी थोड़ी सी एडवांस लगेगी, तो वो जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो से एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कुछ ज़्यादा ही मिलेगा इसमें, तो उनको तो जाना ही चाहिए। बॉडी ऑन फ्रेम चाहते हैं और फुल कैपेबिलिटी वाली गाड़ी चाहते हैं, जो कि एक एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग ना करना चाहें, जो उससे और एक मतलब एज अ टूरिंग पर्पस के लिए इस गाड़ी को लेना चाहते हैं, तो उनके लिए है वो गाड़ी। अब ऐसा भी नहीं है कि फैमिली पर्पस के लिए नहीं है गाड़ी, बट अगर कंपैरिजन हम करते हैं 700 और सफारी से, तो कंफर्ट कम है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि थार की तरह आपको सफ़र करना पड़ता है, ये चीज़ें हैं। फैमिली पर्पस के लिए भी ले सकते हैं, अपने घर पे एक गाड़ी रखनी है, ऑल पर्पस गाड़ी है, तो वो जा सकते हैं इसमें। बाकी तो मुझे इसका स्टीयरिंग भी बहुत अच्छा लगा, सिटी के अंदर कोई परेशानी नहीं है। हमने मतलब गंदे से गंदे ट्रैफिक में भी इसको चला ली, जो इसका स्टीयरिंग जितना लाइट है, जिस हिसाब से प्रिसाइज है, बहुत मजा आ रहा है इसको चलाने में। तो ऐसा नहीं है कि सिटी के अंदर आप इस गाड़ी को नहीं चला सकते। मुझे लगता है कि ये एडवांटेज है फॉर्च्यूनर के ऊपर इस गाड़ी का, कि इसको आप सिटी में भी उतनी आसानी से चला सकते हैं। फॉर्च्यूनर को थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप स्ट्रगल करेंगे, मतलब थोड़ी टाइट जगहों से निकालने में। देखो, फॉर्च्यूनर का इंजन काफ़ी पावरफुल है और देखा जाए उसमें चलाने में बिल्कुल मज़ा आता है, लेकिन अगर गियर बॉक्स की बात करें, इसका थोड़ा सा ज़्यादा क्विक है। इसमें आपको जो है ना, परफॉर्मेंस का सेंस काफ़ी अच्छा आएगा। फॉर्च्यूनर से अगर आप 0 to 100 करना चाहेंगे, फॉर्च्यूनर अंडर 10 सेकेंड चले जाती है 0 to 100। इसका ऐसा नहीं है, ये 11-12 सेकेंड ले सकती है। बट एक आता है ना कि एक चलाने में जो मज़ा, वो इसमें आप ले सकते हैं। इन फ्यूचर आप ट्यूनिंग करवा सकते हैं, इसकी पावर बढ़ा सकते हैं, तो जो अंडर 10 सेकेंड वाली चीज़ें ले सकते हैं इससे भी। और ये गाड़ी स्टेबल भी काफ़ी है, आप इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज भी कर देंगे तो आराम से ये हैंडल कर जाएगी। आप इसको तेज स्पीड में हाईवे में चला सकते हैं। तो हमको थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया कि इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ क्या होने वाला है। आगे आप देख सकते हैं कि ये शायद हो सकता है कि गाड़ी जो है वो ट्यून हो जाए, थोड़ा सा हिंट मिल गया है हमको। बात ये है कि हिम्मत नहीं है अभी, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, वारंटी वाले इशू हैं। मतलब वारंटी खत्म कर लेंगे पहले हम उसके बाद हम जो है, तो हो सकता है कि इसकी ट्यूनिंग व्यूनिंग कराएं। तो स्टे ट्यून्ड, ऐसे और भी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल ववाल हो तो कमेंट में दे देना, इंस्टाग्राम पे जाके हमको पूछ लेना। हम बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएं। बाकी ऐसी वीडियोस आपको और भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आप चाहते हो कि आपको वहाँ उस पर ज्ञान चाहिए थोड़ा बहुत, तो और आपको लगता है हम इतने कैपेबल है, तो डाल दो और हम बना देंगे। सी यू, बाय 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 सर।